हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जनवरी 2017 का। जी हाँ, जनवरी 2017 का हम आज करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम करने वाले हैं MCQs, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे जनवरी 2017 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था। क्योंकि इससे पहले के जो नवंबर 2017 है, जो हमारा 2018 में हमारा एग्ज़ाम हुआ है, 2019 में हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है, 2020 में हमारा जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम कर चुके हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने इनसे रिलेटेड हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ टीचर्स अड्डा के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आप इन सभी ईयर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइस, जैसे आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूजीसी नेट के एग्जाम में, क्योंकि इससे आपको अपना लेवल पता चलता है। राइट, लेवल पता चलेगा तो आप अपनी स्टडी को, अपनी जो स्टडी है उसको एक गाइड दे सकते हो और आपको ये पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट कहाँ पर है और आपका जो हाईएस्ट है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कहाँ कहाँ से है, कौन कौन से हैं। तो गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, और एक इससे आपकी क्या बनेगी, स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी होगी और आप अपनी जो स्टडी है, स्टडी की प्रिपरेशन है उसको गाइड कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपका लेवल क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट लाइव आइए, जुड़िए हमारे साथ और फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं जनवरी 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। जनवरी 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर, उसके हम टॉप 30 जो हमारे क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट आइए, करते हैं हम अपना आज का सेशन स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि एक असर्शन दिया हुआ है और एक क्या है, रीज़न दिया हुआ है। राइट, तो पहले में आपका क्या कहा है, असर्शन में आपको कहा गया है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आफरीन, कैसे हो। तो असर्शन में आपका कहा गया, कॉर्पोरेट कल्चर इज जनरली कंसिडर्ड एज आइदर क्लोज्ड एंड थ्रेटनिंग और एज ओपन एंड पार्टिसिपेटरी। कि जो हमारे कंपनी का जो कल्चर है, या तो उसको क्या माना जाता है कि वो क्लोज और थ्रेटनिंग है, यानी कि वो बंद है और उसमें क्या है, थ्रेटनिंग है, और या फिर उसको क्या माना जाता है कि वो सबके लिए क्या है, ओपन, और वो वहाँ पर क्या रहती है, हमारी पार्टिसिपेशंस रहती है। राइट, असर्शन में ये कहा गया है। रीजन में क्या कहा गया, कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग of top managers is important factor for determining the internal environment of a company। एक कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट को डिटर्मिन करने के लिए जो टॉप मैनेजर्स है उनका फंक्शनिंग का स्टाइल, कि वो किस तरह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ये भी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो गाइज ये है आपके टाइमर, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है और 20 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर करना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सी गलत है और उसको वो फुल करती है या नहीं करती। सूरजमणि त्रिपाठी का एक कमेंट आ रहा है, वो कह रहे हैं मैम कॉमर्स में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से कितना सही होना ज़रूरी है JRF के लिए। देखो गाइज, वैसे तो JRF के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम ठीक कर सको दैट्स बेटर, बट फिर भी मिनिमम मैं आपको बता देती हूँ, मैक्सिमम का कोई वो नहीं है। मैक्सिमम आप कितने भी, जो आपके 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 भी आप करेक्ट कर सकते हो। राइट, मिनिमम का है कि मिनिमम आपको JRF के लिए मिनिमम 70 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या है, ठीक होने ही चाहिए अगर आपको JRF करना है। क्योंकि JRF जो है हमारी, क्योंकि जो JRF है हमारा, वो उसकी जो कट ऑफ है हमारी नेट की कट ऑफ से 8 से 10% क्या रहती है, हमारी ज़्यादा रहती है। कि जितनी अगर आपकी, हम मान के चलते हैं कि अगर हमारी जो नेट की कट ऑफ है वो कितनी है, 60% पे अगर हमारा नेट क्वालिफाई हो रहा है तो आपका JRF 70% पे रहेगा। तो आपको मिनिमम कम से कम 100 में से 70 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ठीक करने ही है अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल आफरीन, हिंदी में भी है आपके लिए। तो पहले हम इसका आंसर करते हैं। आंसर रहेगा जी आपका, इसका आंसर इज सेकेंड, बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। कि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दोनों की दोनों जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और R जो है A का बिल्कुल सही
कर रहा है। अभिकथन में क्या कहा गया, निगम संस्कृति को आमतौर पर या तो सीमित और आशंकाप्रद माना जाता है या फिर मुक्त और भागीदारपूर्ण। ठीक है जी। और तर्क में क्या कहा, किसी कंपनी के आंतरिक परिवेश के निर्धारण के लिए निगम संस्कृति और शीर्ष प्रबंधन की कार्यशैली बहुत महत्वपूर्ण घटक है। तो दोनों के दोनों आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही है, और लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, इफ द वर्कर डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद मैनेजमेंट, अ रिप्रेसिव इकोनॉमिक सिस्टम में बी नीडेड टू सेट राइट दिस इंडिविजुअल डिसऑर्डर। क्या कहा गया कि यदि कामगारों में प्रबंधन के साथ सहयोग न करने की अभिवृत्ति विकसित हो जाती है, यानी कि जो हमारे क्या है वर्कर है वो मैनेजमेंट के साथ क्या है कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो इस औद्योगिक विकार को सही करने के लिए दमनकारी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा गया है इसमें कि अगर हमारे जो वर्कर है वो क्या है कोऑपरेट नहीं करते हैं मैनेजमेंट के साथ, तो हमें रिप्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। स्टेटमेंट सेकंड में क्या कहा गया है, बाय फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कंज्यूमर्स हैं, गवर्नमेंट है या कम्युनिटी है, इन सब के रिगार्डिंग हमारी जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करके अब बिजनेस अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज पब्लिक इमेज। बिल्कुल सही कि जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकता है और अपनी पब्लिक इमेज को भी इंक्रीज कर सकता है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो आपका राइट आंसर है, क्योंकि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो हमारी क्या है बिल्कुल करेक्ट है, दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो हमारी क्या है बिल्कुल सही है। राइट स्टूडेंट्स, बोथ आर राइट। मोहित सिंगला का आंसर आ गया बिल्कुल सही, आफरीन का भी आंसर आया बिल्कुल सही, दोनों स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आया है। इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स आप सब भी आंसर कीजिए और लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। प्लानिंग कमीशन कब आया था, कंपटीशन एक्ट कब आया था, एडेरियन कैडबरी कमेटी कब हुई थी और रंगराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट हमारी कब हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, 20 सेकंड का टाइम है, 20 सेकंड के अंदर फटाफट आंसर करो। प्लानिंग कमीशन कब आया था इंडिया के अंदर, कंपटीशन एक्ट कब बना था, एडेरियन कैडबरी कमेटी कब हुई थी और रंगराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएससीज कब हुई थी। ईयर्स आपके पास गिवन है, बताओ स्टूडेंट्स हरी अप। एंड द आंसर इज, प्लानिंग कमीशन हुआ था जी आपका 1951 में, कंपटीशन एक्ट बना था आपका 2002 में, एडेरियन कमेटी आपकी आई थी 1991 में और जो रंगराजन कमेटी बनी थी आपकी 1993 में। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सूरज मणि त्रिपाठी का बिल्कुल सही आंसर आया, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी मीडियम आफरीन आपके लिए आई हो, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी समझ आ ही गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच 5-year प्लान ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हैज रिसीव्ड एम्फोसिस। हेलो जी, हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो इसमें आपसे पूछेगा कि फ्रॉम विच 5-year प्लान ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हैज रिसीव्ड एम्फोसिस, कि किस पंचवर्षीय योजना से सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि पर जोर दिया जाने लगा, किस पंचवर्षीय योजना से सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि पर जोर दिया जाने लगा। बताओ स्टूडेंट्स कौन सी पंचवर्षीय योजना। हेलो जी, हेलो जय पारिक, कौन सी पंचवर्षीय योजना। 5 4 3 2 बताओ स्टूडेंट्स, बताओ हरी अप। कौन सी पंचवर्षीय योजना से सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि पर जोर दिया जाने लगा, और इसका आंसर है आपका आंसर
फर्स्ट, फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान थे हमारा, उसमें हमारा क्या हुआ था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस की हमारी जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का इनमें से हमारा क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। 20 सेकेंड्स आप सभी के पास, बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। कौन से ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटिशन एक्ट का कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हेलो जी, हेलो गुंजा गुप्ता। 3, 2, 1 एंड द आंसर इज, आंसर है आपका प्रोहिबिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार का निषेध करना आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम का ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रधान स्थिति का, प्रोहिबिशन ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को रोकना भी कंपटीशन एक्ट का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट भी है, और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किस प्रिंसिपल के बेस पर बनाई जाती हैं, किस सिद्धांत पर बनाई जाती हैं, बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। अड्डा 247 से, जय पारिक, अड्डा 247 से। 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी किस प्रिंसिपल बेस करते हैं कि जब आपकी जो कंपनी है वो फॉर्म में भी और सब्सटेंस में भी, दोनों की दोनों में, फॉर्म में क्या हो, एक ही कंपनी हो, यानी कि प्रकार में और वास्तव में कंपनियां क्या हैं, एक हैं, तब आपके क्या है, समेकित वित्तीय प्रणाली तैयार की जाती हैं, राइट स्टूडेंट्स। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच किया जाए। एसिड टेस्ट रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, डेट इक्विटी रेशो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशो। बताओ स्टूडेंट्स, जो एसिड टेस्ट रेशो है सबको पता है किससे रिलेटेड होती है, हमारी लिक्विडिटी रेशो से। किससे रिलेटेड होती है, ये कहाँ है, हमारी एसिड टेस्ट रेशो हमारी होती है लिक्विडिटी एनालिसिस। डेट सर्विस कवरेज रेशो, डेट को हम, डेट सर्विस का मतलब कि जो हमने डेट लिया है हम उसको सर्व कर पाएंगे या नहीं, यानी कि डेट के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट दे पाएंगे या नहीं। और वो इंटरेस्ट हम कब देंगे, जब हमारे पास क्या हो, अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो, क्या हो, हमारे पास अच्छे खासे प्रॉफिट हो। तो यानी कि डेट सर्विस कवरेज रेशो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। डेट इक्विटी रेशो इज योर लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी एनालिसिस, की डेट और इक्विटी का जो रेशो है वो हमारे किसको डिफाइन करता है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी एनालिसिस को। स्टॉक टर्नओवर रेशो होती है हमारी एक्टिविटी एनालिसिस। तो आंसर है आपका, आंसर इज फोर्थ, आंसर इज फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आफरीन, अंकिता, सूरज, मोहित, सभी का बिल्कुल सही आंसर आया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू द मार्जिनल कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद द परचेज प्राइस। कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको कंपेयर किया जाता है, किससे कंपेयर किया जाता है, परचेज प्राइस से। ये असर्शन में कहा गया है। तो ये तो है बिल्कुल ठीक कि जब भी हमें क्या करना हो, डिसीजन लेना हो मार्जिनल कॉस्ट हो, तो हम यही देखते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको परचेज प्राइस के साथ कंपेयर किया जाता है। रीजन में क्या दिया गया, इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द परचेज प्राइस, कि अगर हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारी क्या है, परचेज प्राइस से क्या हो, लेस देन हो, तो इट शुड बी परचेज रादर देन मैन्युफैक्चर। कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, आपकी लेस देन है, तो वो क्या है, आपकी
किससे? परचेज प्राइस से। तो क्या करना चाहिए? हमें परचेज करना चाहिए। जी नहीं, अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम है तो आपको क्या करना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, ना कि परचेज करना चाहिए। तो आपका आंसर रहेगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला, बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द स्टैंडर्ड लेबर टाइम? सूरज मणि त्रिपाठी का भी सही आंसर आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम? अंकिता, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड लेबर टाइम का इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है? आफरीन का बिल्कुल सही आंसर आया है। वेल डन गाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट है हमारा कि स्टैंडर्ड लेबर टाइम का इनमें से कौन सा चीज हमारी सही नहीं है? स्टैंडर्ड लेबर टाइम के रिगार्डिंग क्या चीज हमारी सही नहीं है? स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट्स द टाइम इन आवर्स नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस। सॉरी, क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम, कि स्टैंडर्ड लेबर टाइम के रिगार्डिंग कौन सा चीज हमारी, कौन सी कॉन्सेप्ट हमारी सही है? जो 4 कॉन्सेप्ट हमें दी गई है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट्स द टाइम इन आवर्स नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस। स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम लेबर है, जो हमारा स्टैंडर्ड लेबर टाइम है, उसमें हमारा क्या होता है? जो टाइम है उसको आवर्स में डिफाइन किया जाता है। बिल्कुल सही है जी ये बात। इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। जी नहीं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हम उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं। इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम ड्यू अलाउंस शुड नॉट बी गिवन, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, ये भी गलत है। द प्रोडक्शन मैनेजर डज नॉट प्रोवाइड एनी इनपुट इन सेटिंग द लेबर टाइम स्टैंडर्ड। जी नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर बिल्कुल देता है। तो आपका आंसर रहेगा आंसर फर्स्ट। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। राइट, हाइपोथेसाइज ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। सेल्स रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन हमें किसने दी थी? बामोल ने। बिल्कुल सही, ठीक है जी। हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन फर्म्स ग्रोथ रेट, फर्म की ग्रोथ रेट का हमें हाइपोथेसिस दी थी रॉबिन मारिस ने। हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, ये दी थी हमें विलियमसन ने। और हाइपोथेसिस ऑफ सेटिस्फाइंग बिहेवियर सीरेट एंड मार्च। बिल्कुल सही। तो आंसर रहेगा जी आपका थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैचिंग विद रिगार्ड टू प्राइस इलास्टिसिटी, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल रेवेन्यू, कि इनमें से कौन सा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी, चेंज इन प्राइस और चेंज इन टोटल रेवेन्यू के रिगार्डिंग सही नहीं है? जब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट क्या हो? 0 हो, तो चेंज इन प्राइस, अगर हमारा प्राइस हमारा क्या है? इंक्रीज है, तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। डिक्रीज है तो ये भी डिक्रीज होगा। ये तो है हमारा सही। लेस देन 1 में अगर हमारे प्राइस बढ़ता है तो हमारी रेवेन्यू क्या है? कम होती है। जी नहीं, गलत है। ये डिक्रीज है तो ये इंक्रीज होती है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये। इक्वल टू 1, अगर 1 है, यूनिटी अगर हमारी है तो उस टाइम में तो हमारा क्या होता है? नो चेंज होता है। ये भी सही है। मोर देन 1 है, डेफिनेटली अगर आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो टोटल रेवेन्यू आपका डिक्रीज होता है। मोर देन 1 में अगर आपका जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो आपकी रेवेन्यू क्या होगी? कम। डिक्रीज होगा आपका प्राइस तो आपकी ये बढ़ेगी। तो थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वाज डेवलप्ड बाय, जो किंक्ड डिमांड कर्व था वो किसने दिया था? किंक्ड डिमांड कर्व हमारा किसने दिया था? अल्पाधिकार का बलित किंक्ड मांग वक्र मॉडल निम्न में किसके द्वारा विकसित किया गया था? टाइम स्टार्ट होता है आपका 20 सेकंड के अंदर। आपको बिल्कुल आंसर करना है। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा?
मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आया है स्वीजी। स्वीजी ने क्या दिया था? किंक्ड डिमांड कर्व। किंक्ड डिमांड कर्व किसने डेवलप किया था? स्वीजी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, फॉर द सक्सेस ऑफ पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल, कि वेतन मूल्य नीति की सफलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा वांछनीय नहीं है? राइट, पूछा गया है आपसे, शॉर्ट रन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टू हैव इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, राइट, अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट टू हैव वेरी लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इजी एक्सेप्टेंस एंड अडॉप्शन ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर्स, की उत्पाद की अल्पकालीन मांग में इकाई से अधिक लोच, बड़े पैमाने के उत्पादन की किफायतों की उपलब्धता, उत्पाद जिसकी मांग की आड़ी लोच बहुत कम है, या उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद की सरल स्वीकृति और अंगीकरण। कौन सा इनमें से सही आपका क्या है? वांछनीय नहीं है। किसमें? पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी में। बताओ स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा आपका? एंड द आंसर इज थर्ड, प्रोडक्ट टू हैव वेरी लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की जिन प्रोडक्ट्स की जो क्रॉस इलास्टिसिटी है उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी? बहुत कम रहेगी। वो क्या होगी? बहुत कम रहेगी। तो वहाँ पर पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी वहाँ पर आपकी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The absolute value of difference between an unbiased estimate and the corresponding population parameter is called sampling error. स्टेटमेंट फर्स्ट में आपका कहा गया है कि अभिन्नत अनुमान और तदनुरूप जनसंख्या प्राचल के बीच अंतर का निरपेक्ष अंतर प्रतिचयन त्रुटि कहा जाता है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन अनबायस्ड एस्टिमेट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। बिल्कुल सही है ये। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक, जो हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है वो क्या है? रेस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टेक्निक है। जी नहीं, ये आपकी गलत है। तो आंसर रहेगा जी आपका थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, आपको क्या करना है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। टाइम स्टार्ट होता है आपका। बताओ स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा आपका? फटाफट कमेंट करो। थ्री, 2, 1। तो आंसर है आपका सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। ए का आपका रहेगा जी फोर्थ। द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, कि फॉल्स होते हुए जब हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? हम रिजेक्ट करते हैं। सूरजमणि त्रिपाठी और मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है। तो उसे हम कहते हैं पावर ऑफ अ टेस्ट। पावर ऑफ अ टेस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, की फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे? टाइप 2 एरर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर की वजह से जब हम ट्रू नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज योर टाइप 1 एरर। सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आया। सूरजमणि त्रिपाठी, मोहित सिंगला, आफरीन, किरणप्रीत कौर, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, की कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है? कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है? ये आपसे पूछा गया है। द साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, नमस्ते जी, नमस्ते जागृत श्रीवास्तव। पूछा गया है कि द साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज सेम, बिल्कुल सही है। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन है वो सेम होते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये भी सही है। जो हमारा कोफिशिएंट कोरिलेशन है यानी कि जो आर है वो हमारा क्या है? bxy, जो हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और जो हमारे उसका क्या होता है?
ज्योमेट्रिक मीन, क्या होता है उसका? ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद थर्ड है जी कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोड्यूसेस द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बिल्कुल सही। तो राइट आंसर है जी आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, कि जो हमारा कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ किसका? ओरिजिन का, स्केल का नहीं होता, जबकि वो इंडिपेंडेंट ओरिजिन का भी इंडिपेंडेंट होता है और स्केल का भी इंडिपेंडेंट होता है। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछी गई तो फॉल्स ये है। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। सूरजमणि त्रिपाठी, आफरीन, किरणप्रीत कौर, मोहित सिंगला, सभी का बिल्कुल सही आंसर आया है कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमारा ओरिजिन और स्केल दोनों से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर 0.8 एंड 0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, कि अगर हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0.8 एंड 0.2 है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या रहेगी? 20 सेकंड का टाइम है, फटाफट बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा। फटाफट सबका कमेंट आना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट bxy है आपकी 0.8 इंटू 0.2, इसका करो जी आप अंडर रूट, ये आएगा 0.16। 0.16 का अगर आप अंडर रूट करते हो तो वो आएगी जी आपकी 0.4 वैल्यू। 0.4 क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो प्लस का। थर्ड इज योर राइट आंसर। थर्ड इज योर राइट आंसर। मोहित सिंगला, किरणप्रीत, सभी का 0.40 बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ न्यू ऑर्डर इज कॉल्ड, कि डाटा को एक नए ऑर्डर में प्रोसेस करने को, डाटा एक डाटा है हमारे पास उसको एक नए ऑर्डर में प्रोसेस, उसको अरेंज करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा और स्टैंडर्डाइज्ड इनपुट। डाटा को एक नए ऑर्डर में अरेंज करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? 5 4 3 2 1 हरी अप गाइज, हरी अप फटाफट। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है बिल्कुल फर्स्ट, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, बिल्कुल सही आंसर है मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। जब हम एक डाटा को एक नए ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेवलप बाय द स्पेशल प्रोजेक्ट्स ऑफिस इन द यूएस नेवी, दिस टेक्निक वाज फर्स्ट फॉर्मली अप्लाइड टू द प्लानिंग and control of the Polaris weapon system in 1958 and worked well in expediting the completion of that program. This technique is known as, जी नहीं किरणप्रीत कौर, सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा नहीं कहते, कि जब हम डाटा को एक नए ऑर्डर से लगाते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो अगर हम क्या है हमारे पास जो डाटा है वो क्या है 2 4 6 8 10 ये डाटा है, इसको हम एक नए ऑर्डर में लगाते हैं। जैसे हमने पहले क्या किया 4 लगाया, फिर हमने इसको 8 किया, फिर हमने यहाँ पर क्या किया 2 लगा दिया, यहाँ पे फिर हमने 6 और यहाँ पे 10, इसको एक नए ऑर्डर में लगवाया है। तो इसको हम सीक्वेंसिंग नहीं कह सकते, इसको हम सीक्वेंस तो क्या होता है सीक्वेंस में लगाना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद इनके एक सीक्वेंस में लगाना। ठीक है, अगर आप ये एग्जाम्पल नहीं लेते तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम किसी डाटा को एक नए ऑर्डर में लगाते हैं तो उस प्रोसेस को हम मैनिपुलेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। जैसे अगर आप बात तो की भी, किसी वर्डिंग की भी, किसी शब्दों की भी अगर हम बात करें, अगर हम क्या करें किसी शब्दों की भी बात करें, क्या किसी पर्सन ने आपको कुछ कहा और आप बाद में वो बात आपको मॉडिफाई करके मिलते हैं तो उसे कहते हैं कि उन शब्द वही हैं, बात वही है, लेकिन उसको एक नए तरीके से बताया जाए तो वो आपका क्या कहलाता है मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। क्या किया कहा जाता है उसे मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। कि अगर जैसे कोई भी वर्डिंग्स हैं और उन वर्डिंग्स को आप ने कुछ कहा, कोई भी बात है, जैसे 2 पर्सन ने आपस में कोई बात करी, राइट, और उस एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ कहा और उसी चीज़ को हम क्या है
उसी चीज़ को हम क्या है, कोई थर्ड पर्सन किसी और वे में उसको जाके कहता है, उस बात को मॉडिफाई करके कहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन। की डाटा को क्या कर दिया है, बात को मैनिपुलेट कर दिया गया है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित सिंगला का, इसके रिगार्डिंग आंसर आ चुका है। कौन सी टेक्निक है जिसका टाइम है जी आपके पास, फटाफट बताओ स्टूडेंट्स। मोहित सिंगला का आंसर आ चुका है, बाकी स्टूडेंट्स भी फटाफट आंसर कीजिए। कौन सी टेक्निक है जिसको यूएस नौसेना के विशेष परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित तकनीक 1958 में पोलरिस शास्त्र प्रणाली की आयोजन और नियंत्रण में औपचारिक रूप से पहली बार लागू की गई थी, और उस कार्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करने में इसे भली प्रकार किया गया था। इस तकनीक को कहते हैं पर्ट। राइट आंसर मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटिंग पर्सनेल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। क्वेश्चन में कहा गया है, आपके स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है परिचालन कर्मिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े नहीं होने चाहिए। जो ऑपरेटिंग पर्सनेल है वो बजट प्रिपरेशन से नहीं जुड़े होने चाहिए, ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया अ प्रोग्राम इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट टू अकम्प्लिश अ वर्क। कार्यक्रम किसी कार्य को पूरा करने के मूल प्रचलनों को दर्शाता है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया अंडर एम्बियो टेक्निक द मैनेजर शुड बी प्रोवाइडेड विद अ फ्री हैंड टू ले डाउन द ऑब्जेक्टिव्स। बताओ स्टूडेंट्स कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। हरी अप गाइज, हरी अप। हरी अप गाइज, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, कि हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है और जो बाकी की दोनों स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, गलत है। वो क्या है, हमारी गलत है। मोहित सिंगला, अंकिता, मोहित सिंगला और अंकिता दोनों का बिल्कुल सही आंसर आया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकिता का भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। वेल डन गाइज, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा असर्शन और रीजन। असर्शन में कहा गया सिंपैथेटिक लिसनिंग इज इन अपवर्ड कम्युनिकेशन ऑफन लीड्स टू रीसेंटमेंट इन कम्युनिकेशन, कि ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में सहानुभूति पूर्वक श्रवण से प्राय संप्रेषक में असंतोष पैदा हो जाता है। उसके बाद है जी रीजन में कहा गया सिंपैथेटिक लिसनिंग एंड एनकरेजिंग रिमार्क्स ऑफन लीड द कम्युनिकेटर टू बिलीव दैट हिज प्रपोजल विल रिसीव एक्शन नॉट कंटेम्पलेटेड बाय द सुपीरियर, कि सहानुभूति पूर्वक श्रवण और प्रोत्साहिक टिप्पणियां प्राय संप्रेषक को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसके प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाएगी, जबकि वरिष्ठ संप्रेषणकर्ता द्वारा ऐसा कुछ परिकल्पित नहीं किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। फटाफट स्टूडेंट्स आंसर कीजिए, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। क्या क्लियर नहीं हुआ आफरीन, बताओ कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर बताएं, कौन सा क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है। थ्री, टू, वन, एंड द राइट आंसर इज A is correct and R is the right explanation of it, कि A क्या है आपका बिल्कुल सही है और R क्या है उसकी बिल्कुल राइटली एक्सप्लेन कर रहा है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मोहित सिंगला, सूरजमणि दोनों के आपके आंसर्स ठीक नहीं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका हर्जबर्ग बिलीव्स दैट टुडेज मोटिवेटर्स आर टुमारोज हाइजीन फैक्टर। हर्जबर्ग क्या बिलीव करते हैं कि जो आज के मोटिवेटर्स है वो कल के क्या है, हाइजीन फैक्टर है, राइट। रीजन में क्या कहा गया, सम जॉब कंडीशंस ऑपरेट primarily to dissatisfy employees when they are absent, but their presence does not motivate them in strong way।
किससे पहले वाला क्वेश्चन? आप क्वेश्चन नंबर बताओ या क्वेश्चन बताओ कि ये क्वेश्चन था। जी नहीं मोहित, दोनों के दोनों राइट नहीं थे। बहुत जो लगा लास्ट वाला बहुत राइट है। जी नहीं, दोनों राइट नहीं थे। हर्जबक क्या मानते हैं कि जो आज के मोटिवेटर्स है वो कल के क्या रहेंगे? क्वेश्चन बता दीजिए कि ये क्वेश्चन है, नंबर शो नहीं हो रहा तो। रीजन में कहा गया है सम जॉब कंडीशंस ऑपरेट प्राइमरली टू डिससेटिस्फाई एम्प्लॉयज व्हेन दे आर एब्सेंट बट देयर प्रेजेंस डज नॉट मोटिवेट देम इन स्ट्रॉन्ग वे। हर्जबक का मानना है कि आज के प्रोत्साहक कल के आरोग्य कारक घटक होंगे, जबकि रीजन में कहा गया कुछ कार्य स्थितियां अनुपस्थित कर्मचारियों को केवल संतुष्ट करने का कार्य करती है, परंतु उनकी उपस्थिति से वे प्रोत्साहित नहीं होते हैं। हरी अप गाइस, कौन सी स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग सही है और कौन सी गलत है, फटाफट बताइए। And the right answer is second. Both are correct and R is not the right explanation of A. कि जो दो हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें तो क्या कहा गया कि हमारे जो आज के मोटिवेटर्स है वो कल के क्या होंगे? हाइजीन फैक्टर्स रहेंगे, राइट। और जब हमारी रीज़न है उसमें क्या कहा गया? उसमें कुछ और ही बात हो रही है, उसमें संतुष्टि और असंतुष्टि की बात हो रही है। तो स्टेटमेंट्स दोनों ठीक है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। चारों स्टेटमेंट में से आपसे पूछा गया कि कौन सी इनमें से हेनरी फ्योल के रिगार्डिंग ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड एंड फॉर्मर अराइजेज फ्रॉम लेटर। कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में क्या है? रिलेटेड है, और अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले आती है, ठीक है। अथॉरिटी क्या है? पहले आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बाद में आती है। ऐसा नहीं है, ये हो गई जी आपकी गलत, ठीक है। अथॉरिटी आपको पहले नहीं मिलती, बल्कि पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, देन आपको अथॉरिटीज़ अलाउड होती हैं। उसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट, ए स्पिरिट द कॉर्प्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। बिल्कुल सही। जो हमारा स्पिरिट द कॉर्प्स है यूनिटी ऑफ कमांड की, है क्या है? एक एक्सटेंशन है। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ओनली वन कमांड एट ए टाइम। जी नहीं, कि एक टाइम पे एक ही कमांड यूनिटी ऑफ कमांड नहीं कहती है, ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। देर आर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइड हेनरी फ्योल, कि हेनरी फ्योल ने हमें 14 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे, तो ये भी आपकी सही है। तो आंसर रहेगा जी आपका सेकंड एंड फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड एंड फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। आफरीन का बिल्कुल सही है, सेकंड एंड फोर्थ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, जो हमारी क्लास है आज की वो यहीं तक रहेगी। यूजीसी का रजिस्ट्रेशन जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जो हमारी क्लास है वो आज यहीं तक रहेगी। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट की क्लास में करेंगे। कल हमारे साथ जुड़े रहिएगा 4:30 बजे एट 4:30 टीचर्स अड्डा 247 के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप हमसे जुड़े रहेगा, और बाकी के जो क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।